दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना 2014 में 63 सीटें जीतती है और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होती है। लेकिन साल 2014 में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को नेता मानने से इनकार करते रहे। क्या दोनों नेता एक साथ आने के लिए तैयार है? यह एक महत्व का प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में राजनीति में भी भावनाओं का विशेष महत्व है। आज हमने कई राज्यों में देखा है दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि चौथी पीढ़ी राजनीति में आ चुकी है, सत्ता के केंद्र में आ चुकी है। आज हम जिस परिवार की बात करने वाले हैं वे महाराष्ट्र से ठाकरे भाइयों की है। हाल ही के कुछ दिनों से महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से यह चर्चा हो रही है कि दोनों ठाकरे भाई यानी शिवसेना के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। क्या यह सिर्फ चर्चा ही है या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? यह प्रश्न इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि 2014 और 2017 में भी दोनों भाइयों के एक साथ आने की चर्चा हुई है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे 2014 और 2017 में क्या हुआ था और दोनों भाई एक साथ क्यों नहीं आ सके थे। इसलिए मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। साथ ही आपको क्या लगता है इन दोनों भाइयों के बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन दशकों तक वे सत्ता के केंद्र में रहे, जिनके एक आवाज़ पर पूरी मुंबई रुक जाती थी और जिन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को सत्ता के केंद्र में बैठाया। एक तरह से उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे नेता बाला साहेब ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना। मराठी अस्मिता की बात करना स्पष्ट तौर पर और आक्रामकता से यह बाला साहेब की एक विशेष शैली रही है। बाला साहेब ठाकरे को एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की पहचान मिली थी और वे महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट कहकर ही संबोधित किए गए और यह उनकी पहचान महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में हो गई थी। उन्हीं की तरह बोलने वाले और उन्हीं की तरह आक्रामक शैली वाले राज ठाकरे हमेशा बाला साहेब ठाकरे के साथ रहे और ऐसा माना जा रहा था कि बाला साहेब ठाकरे के बाद उनका उत्तराधिकारी बोलकर राज ठाकरे ही शिवसेना की कमान संभालेंगे। लेकिन 1996 में शिवसेना के कार्याध्यक्ष के रूप में उद्धव ठाकरे का नाम आता है, उनका चयन किया जाता है और इस तरह उद्धव ठाकरे यह बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनते हैं, उनके वारसदार बनते हैं और यहीं से दोनों भाइयों में मतभेदों की शुरुआत होती है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के कार्याध्यक्ष बनने के बाद राज ठाकरे को कम महत्व दिया जाने लगा और उनके कार्यकर्ताओं को भी टिकट नहीं दिए गए। तब साल 2006 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग होते हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक नई पार्टी की घोषणा करते हैं। वे भी अपने चाचा के कदमों पर कदम रखते हुए मराठी अस्मिता, मुंबई की पहचान और युवाओं को रोजगार के प्रश्न सामने रखते हुए राजनीति की शुरुआत करते हैं। क्योंकि राज ठाकरे युवा थे, आक्रामक थे काफ़ी, इसलिए महाराष्ट्र के काफ़ी युवा उनसे प्रभावित होते हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्वाइन करते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़ जाते हैं। एमएनएस पहली बार 2009 की विधानसभा चुनाव लड़ती है और इसमें एमएनएस को 13 सीटें मिलती है और एक अच्छी सफलता के साथ एमएनएस शुरुआत करती है। एमएनएस को 13 सीटें मिलती है लेकिन इससे ज़्यादा वह बीजेपी शिवसेना गठबंधन का नुकसान करती है और इसी वजह से बीजेपी शिवसेना गठबंधन
यह महाराष्ट्र की सत्ता में आते आते रह जाता है और यही से राज ठाकरे की एक नेता बोलकर एक महाराष्ट्र में पहचान होती है। लेकिन बाद में वे इस सफलता को बढ़ा नहीं सकते और 2014 के विधानसभा में एमएनएस का सिर्फ एक आमदार चुनकर आता है और 2019 में भी एक ही आमदार आता है और अभी पिछले साल हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक भी आमदार चुनकर नहीं आता है और ऐसा लगता है धीरे धीरे युवाओं की राज ठाकरे से अपेक्षा भंग होती जा रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना 2014 में 63 सीटें जीतती है और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होती है। 2019 में शिवसेना 56 सीटें जीत पाने में कामयाब रहती है और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की स्थापना करती है और 2019 में ही एमवीए के मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे शपथ लेते हैं। उद्धव ठाकरे करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे पार्टी से अलग होते हैं कुछ आमदारों को लेकर और बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शिवसेना सिर्फ 20 सीटें जीत पाती है, जिसमें से 10 सीटें मुंबई क्षेत्र की है और बाकी की 10 सीटें पूरे महाराष्ट्र से हैं और इसी के वजह से कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब राज ठाकरे से युति करने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों का अस्तित्व पर सवाल आ चुका है। कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रांड का अस्तित्व का प्रश्न है, इसलिए दोनों ठाकरे एक होकर आने वाले बीएमसी मुंबई के चुनाव लड़ना चाहती है और इसमें कोई शक नहीं, दोनों ठाकरे भाई अगर एक साथ आते हैं तो बीएमसी में एक अच्छी सफलता उन्हें मिल सकती है और फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा जा सकता है। दोनों भाइयों के एक साथ आने का दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में रहना या विपक्ष में रहना यह उनकी बेटी सुप्रिया सुळे को तय करना है और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की बीजेपी के साथ नज़दीकियां बढ़ रही है। 2019 में महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए शरद पवार की अहम भूमिका थी और उन्होंने ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। एक तरह से शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस के बीच समन्वय का काम कर रहे थे और अगर शरद पवार बीजेपी के साथ जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में टूट जाती है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, कृपया ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले 2-3 महीने में होना तय है और बीएमसी का महत्व इससे ही पता लगता है कि बीएमसी का जो बजट है वह गोवा राज्य से भी ज़्यादा है और 1985 से लेकर 1922 तक इसमें शिवसेना की सत्ता रही है। बीएमसी का मेयर लगातार 37 वर्षों तक शिवसेना का रहा है, इसीलिए किसी भी हाल में बीएमसी की सत्ता पाना शिवसेना के लिए बहुत ज़रूरी है। शिवसेना की शुरुआत ही मुंबई से हुई है, यानी बीएमसी के राजनीति से हुई है। दोनों पार्टियों के नेता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र के हितों को देखते हुए दोनों नेता एक साथ आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों नेताओं की तरफ से काफ़ी गंभीर आरोप एक दूसरे के पार्टी और नेताओं पर किए गए हैं, लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस बार इस चर्चा में ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके परिवार के सदस्य भी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों भाई एक साथ आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक बयान भी दिया है कि जो महाराष्ट्र की जनता के मन में है वही फैसला वो लेंगे।
इससे एक संदेश मिल रहा है कि दोनों भाई के साथ आने की संभावना बढ़ गई है। साल 2014 और 2017 में भी राज ठाकरे ने खुद आगे होकर पहल की थी शिवसेना के साथ युति करने की, लेकिन साल 2014 में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को नेता मानने से इनकार करते रहे। साल 2017 में राज ठाकरे अपने मित्र बाळा नांदगांवकर को मातोश्री पर भेजते हैं युति का प्रस्ताव लेकर, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे मिलते ही नहीं है और शिवसेना पार्टी के अनिल देसाई की उनसे मुलाकात होती है और इसी पिछले अनुभवों की वजह से प्रश्न निर्माण होता है दोनों नेताओं के विश्वसनीयता पर। क्या दोनों नेता एक साथ आने के लिए तैयार है? यह एक महत्व का प्रश्न है। इन दोनों भाइयों के एक साथ आने में सबसे बड़ी बाधा इन दोनों भाइयों का ईगो है, क्योंकि दोनों ही भाई ठाकरे हैं और दोनों पर बाला साहेब ठाकरे का प्रभाव रहा है। इसलिए पहले पहल किसने करना, इस पर बात अटकी हुई है। और कहीं पहले आप में इस बार भी कहीं गाड़ी निकल न जाए। जिस दिन यह दोनों भाई एक साथ आएंगे उस दिन बाला साहेब ठाकरे को चाहने वाले लोगों के आंखों में आंसू रहेंगे, खुशी के आंसू रहेंगे और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में कई शिवसेना के कार्यकर्ता दिवाली मना सकते हैं। तो आगे देखते हैं भविष्य में सच में ये दोनों ठाकरे भाई एक साथ आते हैं या यह सिर्फ चर्चा ही रह जाती है, क्योंकि इस बार यह दोनों एक साथ नहीं आते तो भविष्य में इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दोनों भाई एक साथ आएंगे या यह सिर्फ एक चर्चा ही रहेगी? कमेंट करके बताइए। और यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।